नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे आखिर कांग्रेस बिहार में एसआईआर के मुद्दे में जितना लड़ी, उसके बाद जो हार हुई, उसके बावजूद क्यों वो राष्ट्रीय स्तर पर उस मोर्चे पर डटी है और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही है। लड़ाई इस हद तक है कि बताया जा रहा है कि बिहार से हर जिले से और हर पूरे बिहार से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और 14 दिसंबर को जो दिल्ली में वोट चोरी को के खिलाफ रैली होने वाली है उसमें शामिल होने वाले हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिर में इसके पीछे कांग्रेस का उद्देश्य है क्या दरअसल। इसके साथ ही बात करेंगे कांग्रेस और आरजेडी दोनों में टकराव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसकी वजह से, आरजेडी की वजह से हार हुई है, कई सीटों पर दिक्कत दिया है। तो क्या ये दोनों अलग होने वाले हैं? क्योंकि एक बात ये भी पता चली है कि आरजेडी जो महागठबंधन की बैठक थी उसमें कांग्रेस के विधायक कुछ नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे रामकृपाल ने आज विधानसभा में, आज पहला सत्र था नई सरकार का, उसमें रामकृपाल और तेजस्वी यादव गले मिले। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या रहा है इन लोगों का बैकग्राउंड, इनके संबंधों का बैकग्राउंड क्या रहा। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। सर, पहला सवाल, एसआईआर के पीछे कांग्रेस लगी हुई है। एसआईआर के ही मुद्दे पर कई लोग कहे कि इसी वजह से बिहार में हार भी हुई, क्योंकि बाकी मुद्दों से भटक गई थी, बाकी मुद्दों पर जोर नहीं दे पाई। तो क्यों आखिर में कांग्रेस लगी हुई है? फिर देखिए, आपको बताएं कि आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ और लोकसभा भी शुरू हुआ, और आप देखेंगे लोकसभा के सत्र में बड़ी तीखी बहस हुई और एसआईआर को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जहां तक सवाल है एसआईआर का, तो आपको बता दें कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर के एग्रेसिव दिखती है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में कहीं लोगों को समझ में नहीं आया। वोट इसको लेकर के किसी तरीके से प्रभावित होता दिखा नहीं। चुनाव से पहले बड़ी चर्चा थी, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, एसआईआर की बात चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर के कोई मतदान प्रभावित हुआ हो या कोई बड़ा मुद्दा चुनाव में दिखा हो, ऐसा है नहीं। पर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, जरा ये सोचिए। इमरान प्रतापगढ़ी भाई संसद में ये कहते हैं कि उनकी सभा से भीड़ हमारे सभा में ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी संख्या में वो जीत कैसे जाते हैं, हम लोग क्या ड्रामे कर रहे हैं। दरअसल पूरे मतदान प्रक्रिया को वो ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं। चलिए, विपक्ष के नेता हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और वो कहेंगे भी, लेकिन मुझे लगता है अंदर खाने उनको जरूर इस बात को लेकर के चिंता करनी होगी कि आखिरकार उनकी पार्टी बार बार फेल क्यों हो रही है, क्या जनता का नब्ज टटोलने में नाकामयाब हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी होगा। जरा सोचिए, बिहार में जब एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, तमाम दलों ने उनका समर्थन भी किया था, लेकिन आप ये देखेंगे कि ठीक उसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा होती है तो एसआईआर उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। और जब एसआईआर को लेकर के कंक्लूसिव सभा करनी थी, कंक्लूड करना था पटना में, तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में किस तरह का विवाद हो गया था। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव आने को तैयार नहीं थे, और बाद में जब अब पुनरीक्षण होने लगा, मतलब इंट्रोस्पेक्शन होने लगा और ये पता किए जाने की कोशिश होने लगी कि आखिरकार हम इतना करारी हार क्यों हारे, तो आरजेडी कहती है कि भाई बीजेपी जिस तरह का कांग्रेस मुद्दा उठा रही थी उसका जनता से कोई लेना देना नहीं था। तो सोचिए कि कांग्रेस की घटक दल ही एसआईआर को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, पर कांग्रेस इस मुद्दा को जारी रखना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वोट चोरी के नाम पर वो अपना हार छिपा लेगी, या वाकई वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस। अभी तक जनता समझी नहीं है, जनता को समझाने के प्रयास में लगी हुई है कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इतना बात सच है कि आप देखेंगे तो आज तीखी बहस के बाद सदन को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, और वहीं पर राज्यसभा के सत्र की शुरुआत आप देखेंगे सभापति के स्वागत से हुई। और आपको मालूम है कि सभापति ने सभी दलों से अपील की कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हो
और जनता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ये सभापति का कहना था। दरअसल आपको पहले भी पता है कि राज्यसभा के जो सभापति थे वो बीच में कैसे हटे, मैं जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नए सभापति आए तो नए सभापति के लिए ये एक तरीके से नया अनुभव है। और इसी सत्र में सरकार का फोकस 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर है, जिसमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉरपोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बिल शामिल हैं। सवाल यह है कि पहले ही दिन एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने अपनाई, जिससे माहौल गर्माता दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी या कांग्रेस अपने हार को छिपाने का प्रयास कर रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, अब ये कांग्रेस उसके पीछे लगी हुई है और क्या उद्देश्य है और कितना सफल होती है इसको देखना होगा। दूसरा सवाल हमारा यही है, कांग्रेस से ही है कि आरजेडी से ऐसी सुगबुगाहट आ रही है, कुछ नेता ऐसा बयान भी दे रहे हैं कि हार कांग्रेस की वजह से हुई, कांग्रेस से हेल्प नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस और ज़्यादा आरोप लगा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि वो बैठक में नहीं पहुंचे, महागठबंधन के 1-2 पहुंचे थे, एमएलसी पहुंचे थे, तो क्या अलग होने का कुछ ऐसी चर्चा है? क्योंकि इशारा कुछ और एनडीए की तरफ से भी मिल रहा है ऐसा। देखिए, आपको ये बात बताएं कि जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस एकदम बिखरी हुई नजर आ रही है बिहार में। कांग्रेस की ऐसी भी राजनीतिक हैसियत उस तरह की रह नहीं गई है, इसलिए कांग्रेस को बिहार में तो परजीवी पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस के लोग इसे भले ही नापसंद करें, लेकिन कांग्रेस के पास अपना जनाधार है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब आरजेडी की भी समीक्षा बैठक हुई, तो आरजेडी के समीक्षा बैठक में भी यही कहा गया कि हमारी करारी हार हुई है, इसकी वजह कांग्रेस भी है। आप देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मंगनी लाल मंडल कहते हैं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, और अब कांग्रेस कह रही है कि हम आरजेडी की वजह से हारे हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं अंकित, कि दरअसल दोनों साथ तो लड़े, लेकिन ना दोनों के मुद्दों में कोई तालमेल था, ना दोनों के कार्यकर्ताओं में कोई तालमेल था। आप देखिए कितनी सीटों पर वो कहते हैं फ्रेंडली फाइट किए, वो अगर 9 सीट पर भी अंततोगत्वा फ्रेंडली फाइट किए तो उसका असर तो 24, 25, 36 सीट पर हो गया। तो आप चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके थे, इस बात को आप जान लीजिए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का था, एसआईआर का था। आरजेडी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। कई ऐसी सीटें थी जहां महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने खड़े थे, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या वाकई जो वजह है उस पे फोकस करना चाहती है या कांग्रेस ब्लेम गेम करना चाहती है। कांग्रेस अगर वाकई अपने कॉज को लेकर के सीरियस है तो उसको चुनाव से पहले ही स्क्रैच से शुरू करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस अपने खुद अकेले स्क्रैच से शुरू करती तो कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में होती। इस चुनाव में नहीं भी बेहतर स्थिति होता तो 2029 के लिए बेहतर स्थिति में होती। उसका वोट बैंक, उसका जनाधार उसके पास वापस लौटता, कुछ हद तक लौटता, और अगले चुनाव में और बड़ी संख्या में लौटता। लेकिन होता क्या है कि जल्दी जल्दी आप किसी तरीके से पावर ग्रैब करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। आप उन वोटरों से कैसे वोट दिलवा लेंगे जो आरजेडी को वोट देना पसंद नहीं करते हैं। और आरजेडी को ऐसे लगता है कि भाई बहुत सारी सीटें, 61 सीट हमने आपको क्यों दिया, आप 6 जीत पाते हैं, और वो भी हमारे दम पर। अगर हम अकेले लड़े होते तो आरजेडी के काडर उत्साह से हमें वोट करते और हम 12 जीतते, 14 जीतते, 25 जीतते। उन 61 सीटों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता। तो हमारी कहानी इस तरह की नहीं होती। अब दोनों के बीच में रस्साकशी तेज है। अब देखिए, मृत्युंजय तिवारी आकर के कहते हैं कि भाई अगर कोई पार्टी कांग्रेस सोच ही रही है कि खुद ही सुसाइड करना है तो उसको कौन रोक सकता है। मंगनी लाल मंडल बरस रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी बरस रहे हैं, उधर से राजेश राम बरस रहे हैं, कुटुंबा से वो भी चुनाव हार गए हैं। अरे भाई, बड़े बड़े स्टालवर्ट हार जा रहे हैं।
मुद्दों की कोई सरगर्मी जमीन पर देखी नहीं जा रही है। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो एक दूसरे पे ठेकरा तो फोड़ेंगे ही, लेकिन अगर वाकई समीक्षा करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई दोनों नेचुरल एलाइज हैं क्या, दोनों का वोटर एक दूसरे के साथ जाने को तैयार है क्या। जैसे अगर आप आरजेडी और जेडीयू की बात करें तो दोनों के वोटर एक दूसरे के साथ जाने को तैयार रहते हैं। जब अलग होते हैं तब उनकी स्थिति दुविधापूर्ण होती है। ईबीसी बड़ी दुविधाजनक स्थिति में होती है जब बीजेपी और जेडीयू हटते हैं। इस बात को जान लीजिए, ईबीसी को लगता है नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी, किसको वोट करें। पर ऐसी स्थिति क्या यादव और कांग्रेस के वोटर सवर्ण भी रहे? क्या ऐसा है क्या यादव समाज और सवर्ण में? क्या जो पासवान वोटर्स भी कुछ वोट करते हैं उनके बीच और यादवों के बीच में ऐसा है क्या? मैं यही तो बताना चाह रहा हूं आपको। आप याद करिए गौरा बड़ाम से सुजीत कुमार सिंह जीते हैं। उनकी पत्नी पिछली बार सवर्णा सिंह जीती थी। सवर्णा सिंह को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी था। सुजीत कुमार IRS अधिकारी हैं। सुजीत कुमार ने अपनी नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ने चले गए। चुनाव मैदान में उतरे तो उनकी जाति की आबादी 8,000 है। जरा सोचिए वो जीत करके कैसे आ गए। वो जीत करके इसलिए आए क्योंकि मुकेश साहनी समाज और मुसलमान समाज के बीच में अलायंस बनाना चाह रहे थे, जो कि नेचुरल अलायंस है नहीं। सालों से वहां एक दूसरे के विरोध में ये लोग लड़ते हैं। और जब लास्ट में मुकेश साहनी ने संतोष साहनी को विड्रॉ किया, जो उनके भाई हैं, तो ये मैसेज अच्छा नहीं गया। और साहनी समाज को ये लगा कि मुसलमान समाज के आगे हमें मजबूर कर रहे हैं मुकेश साहनी, और इसलिए चुनाव में साहनी समाज गुस्सा होकर के वोट किसको कर दिया? तो वोट कर दिया सुजीत कुमार सिंह को। सुजीत कुमार जीत गए। गौरा बड़ाम जहां 8,000 आबादी राजपूतों की नहीं है, वोटर्स नहीं है, वहां सुजीत कुमार जीत जा रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि क्या साहनी और मुसलमान नेचुरल एलाइज हो सकते हैं क्या, एक साथ मिल सकते हैं क्या, वोट कर सकते हैं क्या? ये कांग्रेस और आरजेडी को समझना होगा। अगर दोनों के बड़े नेता ऊपरी तौर पर अलायंस बना लेंगे तो जमीन पर अलायंस कौन बनाएगा? कोई बना पाएगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सपा और बसपा का अलायंस हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। स्थिति क्या रही थी जरा ये सोचिए। स्थिति बड़ी खराब रही थी। और क्या जबरदस्त जीत हुई थी किसकी? बीजेपी की, एनडीए की। क्योंकि सपा और बसपा के वोटर्स एक साथ नहीं आ सकते, और आएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। बहुत बड़ी खाई है दोनों के बीच में, उसको पाटना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो अलायंस बनाया गया, जरूरत इस बात की है कि दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर के सोचे कि क्या हम नेचुरल एलाइज हैं क्या, हमें एक साथ आना चाहिए क्या। और अगर हम एक साथ आए तो हम 13 सीट पर एक उम्मीदवार नहीं दे पाए, फ्रेंडली फाइट करने को मजबूर हो गए, तो 243 सीट पर अपने मतदाताओं को एक साथ कैसे लाएंगे? ये संभव नहीं। बिल्कुल संभव नहीं है। और कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा बयान भी दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राजेश राम और कृष्णा लवरू और शकील अहमद खान, ये लोग राहुल गांधी को सलाह भी दिए थे कि हमको अकेले चलना चाहिए, अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि अब हर जगह से कार्यकर्ता पहुंचेंगे, 14 दिसंबर की जो रैली है उसमें पहुंचेंगे। रामकृपाल यादव का आज एक तस्वीर दिखा जिसमें तेजस्वी यादव से गले मिल रहे थे, वो विधानसभा का जो दृश्य था। क्या संदेश देना चाहते हैं, और इस परिवार, इन दोनों का क्या इतिहास रहा है, क्या संबंध? देखिए, रामकृपाल यादव की एक बड़ी खासियत है कि वो हर जाति के बीच में लोकप्रिय हैं, बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं। एक नेता का पूरा गुण उनके अंदर मौजूद है। वो सबके पास जाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। काम कितना कर पाते हैं ये एक अलग मसला है, लेकिन एक्सेसिबल बहुत आसानी से है। तो ये उनको एक अलग नेताओं की लीग में खड़ा करता है। ये रामकृपाल यादव की बड़ी खासियत है। अब देखिए, रामकृपाल यादव बीजेपी में कब आए थे, आप याद करिए। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से लड़ना चाहते थे, आरजेडी से, और अचानक मीसा भारती आ जाती हैं और लालू यादव ने तय कर दिया कि रामकृपाल नहीं लड़ेंगे, मीसा भारती वहां से लड़ेंगे।
रामकृपाल यादव को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। रामकृपाल यादव ने वहीं पर विरोध कर दिया। मीसा भारती रामकृपाल यादव से मिलने उनके घर चली जाती है, लेकिन रामकृपाल यादव वहां से निकल जाते हैं। दरअसल रामकृपाल यादव लालू प्रसाद के बहुत करीबी माने जाते थे। अगर पटना से दो ऐसे नेता थे जो कि रामकृपाल यादव के बहुत खास थे, एक तो उनके चाणक्य कहे जाते थे रंजन यादव, उन्होंने भी लालू प्रसाद का साथ छोड़ दिया था, और रामकृपाल यादव तो उनके बड़े ही खास शागिर्द में गिने जाते थे। लेकिन जब रामकृपाल यादव को यह लगा कि लालू प्रसाद अपने परिवार के आगे किसी को नहीं देखते हैं, उनको अपने परिवार की तरक्की के अलावा कुछ पसंद नहीं है, तो रामकृपाल यादव ने बगावत कर दी और पाटलिपुत्रा से चुनाव जीते और चुनाव लगातार जीते। अब देखिए लगातार जीते, 24 में हार गए, मीसा भारती जीत गई। फिर बीजेपी ने रामकृपाल यादव को कहां से लड़वाया? आपको पता है, दानापुर से लड़वाया। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद इकलौती ऐसी सीट है जहां प्रचार करने गए थे रीतलाल यादव के पक्ष में। रीतलाल यादव बाहुबली कहे जाते हैं, बहुत तरह के आरोप हैं, जेल में बंद हैं, और लालू प्रसाद का उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए निकलना अपने आप में ये बड़ी कहानी बयां करता है कि अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए भी लालू प्रसाद दानापुर पहुंच गए। और उसके बाद बड़ी तेज चर्चा उड़ी कि लालू प्रसाद की वजह से यादव समाज रामकृपाल यादव को वोट नहीं करेगा और रामकृपाल यादव चुनाव हार जाएंगे। लेकिन रामकृपाल यादव चुनाव जीते, और चुनाव जीते तो उन्हें अच्छे तरीके से पुरस्कृत भी किया गया। आप सोचिए, उनको कृषि मंत्री बनाया गया। बिहार जैसे प्रदेश का अगर रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, रामकृपाल यादव का पुराना रिश्ता लालू परिवार से, और लालू प्रसाद के सभी बच्चों को रामकृपाल यादव ने गोद में खिलाया है। अगर आप कहिए तो तेजस्वी यादव के चाचा स्वरूप हैं रामकृपाल यादव। जब सदन में मिलते हैं तो तेजस्वी यादव का भी बड़ा अच्छा जेस्चर था और रामकृपाल यादव का भी बहुत अच्छा जेस्चर था। दोनों दो पार्टी में जरूर हैं, वो आरजेडी के नेता हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। वो आरजेडी के सिरमौर हैं, आप कह लीजिए लालू प्रसाद के बाद तो तेजस्वी यादव भी हैं, और रामकृपाल यादव भी बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। दोनों अलग धारा में हैं, दोनों अलग पार्टी में हैं, लेकिन पुराना रिश्ता तो कायम है ना। मैं इस बात को जानता हूं कि रामकृपाल यादव आप कह लीजिए कि एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा थे, कोर फैमिली का हिस्सा नहीं भी हो, पर राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद के साथ साये की तरह घूमते थे, और उसके बाद उनके घर में भी जाते थे। तमाम बच्चों से फैमिलियर थे रामकृपाल यादव। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अलग धारा जरूर पकड़ी, अलग पार्टी जरूर पकड़ी, लेकिन आज जब सदन में मुलाकात हुई, विधानसभा जब पहुंचे, तो रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव ने दोनों गले लग गए। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत शानदार जेस्चर दिखाया। इसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है, पर यह बताता है कि पुराने रूप में ये लोग कितने एक दूसरे से परिचित हैं और जो नज़ारा सामने आया है, इसीलिए हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा जो दृश्य है ये विधानसभा का, आज नई विधानसभा नीतीश की नई सरकार का पहला जो सत्र विधानसभा चला, इसमें विधायकों का शपथ होना था। इस दौरान सबने शपथ लिया, तेजस्वी यादव ने भी लिया, रामकृपाल यादव ने भी लिया, और उनके साथ ही जितने विधायक थे सबने लिया। इसके साथ ही जो बड़ा चर्चा है वो ये है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों में टकरार हो रही है। क्या ये दोनों अलग होंगे, अलग रास्ते पर चलेगी, अकेले रास्ते पर चलेगी कांग्रेस? इस पर देखिए, इसमें एक चीज और भी है जो बताना चाहेंगे, क्योंकि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन कोई सांगठनिक नहीं था, वो चुनाव तक था। तो इनफ इंडिकेशन दिया जा रहा है कि कांग्रेस अब अकेले चलेगी। पर क्या कांग्रेस अकेले चलने की हिम्मत दिखाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कांग्रेस को आरजेडी की जरूरत पड़ेगी और आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार जैसे प्रदेश में, जिसमें जनता ने साफ तौर पर नकार दिया, ऐसे में क्या कांग्रेस इस तरह की हिम्मत दिखाएगी? अभी तक तो हिम्मत दिखाती हुई दिखी नहीं है। कन्हैया कुमार यात्रा करने निकले थे, आपने देखा किस तरह का विरोध हुआ। कांग्रेस 4 कदम आगे बढ़ती है तो 8 कदम पीछे हट जाती है। अब इस करारी हार के बाद कांग्रेस ऐसा कर पाएगी लंबे समय तक, मुझे तो फिर भी शक है। ठीक है,
तो कांग्रेस क्या करती है, इस पर निगाहें सबकी है और इसके साथ ही कांग्रेस पर ही निगाहें इस बात को लेकर भी है कि एसआईआर को लेकर वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ने जा रही है। इसका कितना उसको लाभ मिलेगा और क्या कुछ निकलेगा, ये देखना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।